ऐसे नहीं, एक कॉमन यूनिट मेजरमेंट होना चाहिए विच शुड बी अ रुपीज, और हमारे लिए सकता है, याद रखना, क्रेडिट नोट केस में होता है, सेल रिटर्न के केस में, डेबिट नोट इशू होता है परचेज रिटर्न के केस में। सवाल, ऑफिस फर्नीचर बेचा है बेटा, शुड बी क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। हाँ जी मेरे बच्चों, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वेरी 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 गुड इवनिंग। की हालचाल सब मौज भार। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सीएन सिंह तोमर एक बार फिर से हाजिर हूं। आज हमारा डे 10 बोले तो आखिरी सेशन विजय पथ सीरीज का, पर हम रुकेंगे नहीं, हम डटेंगे नहीं, हम तो बोले चलते रहेंगे। मतलब आज हमारा आखिरी 10th सेशन है, बट कल से होगा कंप्लीट डे मैराथन। कल 11 बजे 11 तारीख को 11 बजे हम कंप्लीट मैराथन लेंगे और पूरी पार्टनरशिप से शुरुआत करेंगे। बट आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रू एंड फॉल्स सेशन करने वाले हैं। सारे ट्रू एंड फॉल्स कराने वाला हूं बेटा। आरटीपी अभी तक मई 26, जैन 26, सितंबर 25, मई 25, जनवरी 25, 24 जितने आरटीपी है ना अभी न्यू कोर्स में, सारे आरटीपी और सारे पीवाईक्यू के पूरे क्वेश्चन खत्म। तो अगर आपने इतना कर लिया और एक बार मॉड्यूल के जो आपके चैप्टर के एंड में ट्रू एंड फॉल्स है, वो तुम्हारी सेल्फ स्टडी होगी, वो तुम्हारा होमवर्क होगा, उनको पढ़ लो बाबू, हो गया। आप 12 में से 12 फोड़ के आओगे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो मैं जो आज आपको आरटीपी और पीवाईक्यू सारे कराने वाला हूं, प्लस आपको होमवर्क मिलेगा कि स्टडी मटेरियल में जाके एक बार जो भी चैप्टर के एंड में तेरे 4-5 ट्रू एंड फॉल्स होते हैं हर चैप्टर के, उनको एक बार जल्दी से गो थ्रू मार लियो, खत्म। ट्रू एंड फॉल्स की टेंशन खत्म। तो शुरू करें, चल बेटा आज शुरू करते हैं हम अपना सेशन। वेरी वेरी गुड इवनिंग मेरे बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और बेटा जल्दी से सेशन शुरू करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स सेशन, ठीक है। पहले हम आरटीपी कवर करने वाले हैं, एक एक करके आरटीपी कवर करेंगे। आई नो, आराम से बैठ जाना, ठीक है। ऑफ कोर्स यहां पे हम लोग एक एक आरटीपी आराम से करेंगे। तुम भी कोशिश करना आंसर करने की, पर मैं एक साथ सारे पॉइंट्स कवर करूंगा, ठीक है। और ये नहीं कि बस ट्रू एंड फॉल्स ही देखना है, उनके रीजंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चे को लगता है ट्रू एंड फॉल्स में सर हमने ट्रू लिख दिया, फॉल्स लिख दिया, हमारा करेक्ट है, 1 नंबर तो मिल जाएगा। द आंसर इज नो। आपका रीजन सही होना चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेगा। और रीजन के लिए मैं बोलूंगा बेटा कम से कम 3 से 4 लाइन का या 2 से 3 लाइन का मिनिमम रीजन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक लाइन में तुम्हारा ट्रू एंड फॉल्स खत्म हो रहा है। ट्रू, हाँ ये ऐसा होना, बस एक लाइन में खत्म नहीं सर। थोड़ा अच्छा रीजन लिखो, थोड़ा ऐसा लिखो कि टीचर को पढ़ के मजा आए कि हाँ यार बच्चे को सच में इस कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज है, ठीक है। तो करें शुरू। क्या बोलती पब्लिक, रेडी? एक बार जल्दी बोलो फटाक से, सारे के सारे बच्चे। हाँ भाई रेडी है क्या मेरा बच्चा? बोल दे फटाक से। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हमारा पहला आरटीपी है आरटीपी मई 2026, बिल्कुल लेटेस्ट आरटीपी, बिल्कुल अभी मेरे बच्चे का आरटीपी। चलो भाई उठाओ अस्त्र शस्त्र और काम शुरू करते हैं। क्या बोलती पब्लिक? हाँ जी चलो बेटा, हाँ जी सर, रेडी है सर, शुरू करो, बस शुरू करो सर, आप रुको मत। ओके ओके ओके, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। कह रहा भैया आप बताओ इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। सबसे फर्स्ट पॉइंट कह रहा है इंश्योरेंस क्लेम। आराम से पढ़ते जाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से पढ़ते जाओ। इजी सेशन है आज, कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं है, आज बस इन्हीं की प्रैक्टिस है, आराम से पढ़ो। कह रहा है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है बेटा ऑन अकाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कंप्लीटली डैमेज। हमारी पूरी प्लांट एंड मशीनरी कंप्लीटली डैमेज हो गई थी और इंश्योरेंस कंपनी कह रही है बाबू रो मत, हम तुझे पैसा देंगे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है। बताओ ये कौन सी रिसिप्ट है बेटा? क्या ये रोज होता है? हाँ भाई, क्या ये रेवेन्यू नेचर का है? रोज हमारी प्लांट एंड मशीनरी बर्बाद हो जाती है, रोज इंश्योरेंस कंपनी हर साल आके हमें क्लेम देती? नहीं सर, कभी साल 10 साल में एक बार ऐसा होता है और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है। तो दिस इज कौन सी रिसिप्ट? कैपिटल। बिल्कुल ट्रू है बाबू, बिल्कुल ट्रू है। पर खाली ट्रू लिख के चल जाएगा क्या काम? नहीं, तुझे कैपिटल रिसिप्ट को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैपिटल रिसिप्ट वो नेचर की होती है जो नॉन रिकरिंग होती है, और प्लांट एंड मशीनरी का डैमेज होना और इंश्योरेंस क्लेम आना, दिस इज समवेयर नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन, हेंस इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। चलो बढ़िया, अगला बढ़ते हैं। कह रहा है परचेज ऑफिस फर्नीचर खरीदा है हमने। अच्छा, 2500 रुपए का। एंट्री क्या होनी चाहिए? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पार्टी। भाई उधार में खरीदा है तो हमने डेबिट कर दिया है जनरल एक्सपेंस में। नालायक हैं क्या हम नालायक हैं। खर्चा गड़बड़ हो गई। सर जी कह रहा है ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ ओमिशन।
बताओगे मुझे? एरर ऑफ ओमिशन मतलब भूल गया हूं क्या? नहीं सर, डेबिट तो किया है, तो ओमिशन तो नहीं है, ये बात तो पक्की है, फॉल्स है। पर रीजन में क्या लिखोगे, कौन सी गलती है? सर ओमिशन को एक्सप्लेन करोगे? ओमिशन मतलब सर ट्रांजैक्शंस को नॉट रिकॉर्डेड करना, बट हियर वी आर रिकॉर्डेड, हमने यहां रिकॉर्ड किया है। तो ये कौन सी गलती है बेटा? क्या तेरी मैथ्स कमजोर है? एरर ऑफ कमीशन ऐसे ही समझाया था ना मैंने, क्या मैथ्स कमजोर है? मैथमेटिकल गलती है, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, या अमाउंट गलत है, या एंट्री ही गलत है? एंट्री ही गलत है, अकाउंट्स की गलती है बाबू, तेरी अकाउंट्स कमजोर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो रीजन में लिखोगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं क्यों? ताकि बैंक बैलेंस आ जाए। हाँ? कैश बुक बना लो, इससे बढ़िया तो सीधा जाके पैसबुक बना लो भाई। बीआरएस बनाते हैं टू रिकंसाइल, दिस इज फॉल्स। ये थोड़ी ना रीजन है बीआरएस बनाने का बाबू, बैंक बैलेंस निकालना कोई रीजन थोड़ी ना है। बीआरएस इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द डिफरेंस अराइजेस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। जो डिफरेंसेस आ गए हैं ना बाबू, उनको रिकंसाइल करने के लिए बनाया जाता है। बढ़िया, मेरा बच्चा मचा रहा है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, मैं सब पढ़ रहा हूं, लिखते जाओ। आगे चलो, कह रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट। बेटा कसम खा लो, प्रोविजन मैंने कई बार बताया था, सिंगल एंट्री के चैप्टर में बताया था। प्रोविजन फॉर बैड डेट का डेटर अकाउंट से कोई लेना देना नहीं, एंट्री होती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हाँ, वो अलग से लेस करके शो किया जाता है, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेटर के अंदर, मशीन के अंदर। इनका नॉर्मल डायरेक्ट अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। कह रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट होता है सन्ड्री डेटर अकाउंट में। फॉल्स है भाई साहब, फॉल्स। ये डेबिट होता है पीएनएल अकाउंट में। हाँ, लेकिन रीजन में लिखना पड़ेगा कि सर इट इज डेबिटेड इन द पीएनएल अकाउंट, बट हाउ एवर जब हम बैलेंस शीट में शो करते हैं तो इसे एज अ डिडक्शन शो करते हैं। बहुत बढ़िया, चलो जी बढ़िया, आगे चलते हैं। तो पहला ट्रू है, फिर फॉल्स है, फिर फॉल्स है, फिर फॉल्स है। बच्चा कह रहा है सर ज्यादातर फॉल्स होते हैं, है ना सर, हमें पता है। इधर आजा, दिमाग मत लगा जल्दी से। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज अ मेथड जहां पे हम इन्वेंट्री को कैलकुलेट करते हैं बाय टेकिंग एक्चुअल फिजिकल काउंट। द आंसर इज ट्रू। अगर आपको यहाँ पे दो सिस्टम होते हैं, पीरियोडिकल फिजिकल, मतलब दो सिस्टम है, और अगर आपको इनमें से कोई डाउट होता है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम, आप मेरे साथ थ्योरी सेशन में बैठोगे, वार्म अप सेशन हम लेंगे 14 की सुबह, सारी थ्योरी कवर कराऊंगा, उसमें ये टॉपिक भी है। क्लियर है? बट अभी के लिए बता दूं, द आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है सर जी। जो पीरियोडिक सिस्टम होता है हम उसमें फिजिकल काउंट करते हैं डेली, मतलब ऑलमोस्ट बाम होता है। ठीक है, चलो जी। डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल, हमने बिल को रिटायर कर दिया। रिटायरमेंट किसे बोलते हैं? जल्दी बिल करना। जल्दी हमने बिल को सेटल करा है, जल्दी से हमने बिल की पेमेंट करी है। तो बेटा ड्रॉर को जब पैसा आप ड्रॉई जल्दी देगा, तो ड्रॉर को तो भाई उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा, रिबेट देना पड़ेगा। वो रिबेट ड्रॉर के लिए क्या है? नुकसान है, पर ड्रॉई के लिए क्या है? फायदा। अब देखते हैं क्या बोला इसने। कह रहा है इज अ गेन फॉर द ड्रॉई। द आंसर इज ट्रू, यस 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 यस। ड्रॉल के लिए नुकसान है, ड्रॉई के लिए फायदा है। रीजन लिखोगे कि भैया अगर वो अर्ली पेमेंट करता है तो ड्रॉर हैज टू गिव डिस्काउंट विच इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस फॉर द ड्रॉई एंड इनकम फ्रॉम द ड्रॉई। बिल्कुल करेक्ट है। चलो जी, कह रहा है हमने पैसा निकाला है फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर। बेटा पैसा निकाला है प्रोप्राइटर ने, ऑफ कोर्स मालिक पैसा निकालेगा, इसे ड्राइंग बोलते हैं, और इसको कैपिटल में से माइनस करते हैं। पर वो कह रहा है इसे चार्ज करेंगे पीएनएल अकाउंट में। निहायती नालायक हो गया, बचपन की गलतियां बता रहा है, हमारे बचपन का प्यार। हाँ भाई, बचपन का प्यार भूलना जाना रे। चलो भाई, कह रहा है फॉल्स, गलत। खर्चा नहीं है ये खर्चा नहीं है, सेपरेट लीगल नहीं, सेपरेट नहीं बोलूंगा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सर रीजन लिखोगे कि जो विड्रॉल फ्रॉम द बिजनेस मालिक कर रहा है फॉर पर्सनल यूज, उसे हम ड्राइंग ट्रीट करते हैं, और ड्राइंग को जो हम शो करते हैं वो एज अ डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल करते हैं, नॉट पीएनएल। हम उसे पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करते हैं, उसे कैपिटल से माइनस करते हैं। और इसका रीजन भी लिख दोगे भाई, एज पर द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इसे ट्रीट किया जाता है आउटसाइडर। ठीक है, आगे चलो। कह रहा फर्म विल रिसीव सरेंडर वैल्यू एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी, डिटेल में पढ़ाया जेएलपी। जेएलपी की सरेंडर वैल्यू आती है एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। भाई पार्टनर की डेथ पे सरेंडर वैल्यू आएगी, मार खाएगा क्या मुझसे? रिटायरमेंट पे आती है डेथ, रिटायरमेंट तो इधर उधर की बातें बताऊंगा ना। रिटायरमेंट पे आती है सरेंडर वैल्यू, डेथ पे तो एग्रीमेंट ही यही है भाई, या तो पीरियड पहले हो गया या डेथ, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हुआ वहां पैसा मिलेगा, पूरा मैच्योरिटी वैल्यू, नॉट सरेंडर वैल्यू। फॉल्स है जी, फॉल्स है, फॉल्स है जी, फॉल्स है। यहां तो हमें पूरी की पूरी क्या मिलेगी? मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगी। सरेंडर वैल्यू कब मिलती है? रिटायर लिखोगे, सरेंडर वैल्यू ऑब्टेन होती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। डेथ के टाइम पे आपको पूरी मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है, पॉलिसी मैच्योर हो जाती है।
ठीक है। कह रहा है फीस रिसीव हुई है, लाइफ मेंबरशिप फीस, बेटा कल ही पढ़ाया था एनपीयू, लाइफ मेंबरशिप फीस अगर रिसीव हो रही है उसे रेवेन्यू मानोगे ना सर, लाइफ में एक बार आ रही है, नॉन रिकरिंग रिसीप्ट है ये, नॉन रिकरिंग, दिस इज कैपिटल रिसीप्ट, दिस इज कैपिटल रिसीप्ट, रीजन यही लिखा हुआ है, नॉन रिकरिंग है, रिकरिंग नेचर की नहीं है। कह रहा है बैलेंस शीट में एक्स लिमिटेड की कंपनी है हमारी, उसके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में क्या है, ये फॉल्स है ना, हाँ लिख दो यहाँ पे फॉल्स है, लिख दो सर फॉल्स है ये भी, ठीक है सर जी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिख रहे हैं 5000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कंपनी के बनने से पहले के खर्चे, जैसे कि एमओए वगैरह ड्राफ्ट किया होगा, सीए साहब आपकी फीस कंपनी को इनकॉर्पोरेशन कराने में दी होगी, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह दी होगी, तो ये सारे प्री इनकॉर्पोरेशन या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहे जाते हैं। अब कंपनी कह रही है उनके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा है 35 लाख रुपए का, और अकाउंटेंट चाहता है कि क्या वो इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बैलेंस को यूज कर सकता है टू राइट अप द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। द आंसर इज ट्रू, आंसर इज ट्रू। क्या लिखोगे इसके आंसर रीजन में, एज पर सेक्शन 52, याद करो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के 5 यूजेस है बेटा, जिसमें से एक यूज है बोनस शेयर बायबैक के लिए यूज कर सकते हो, अंडरराइटिंग कमीशन के लिए यूज कर सकते हो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को यूज कर सकते हो, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ के लिए यूज कर सकते हो। तो आंसर इज ट्रू, अकाउंटेंट बिल्कुल सही कर रहा है, कोई टेंशन करने की बात नहीं है। तो खत्म हो गया हमारा May 26 का, बेटा बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट थे, मैंने सारे पॉइंट बढ़िया से पढ़ाए, मजा आया ना। चलो आगे चलते हैं, ये इसके आंसर्स भी हैं, आप आंसर्स को गो थ्रू करना चाहते हो तो कर लो, मैं तो साथ में करा दूंगा तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं, मैंने आंसर लिख रखे हैं बट मैं इनको पढ़ूंगा भी नहीं, ठीक है। चलो आगे अगला चलते हैं बेटा, अगला है हमारा जैन 26 का। वैसे May 26 का और जैन 26 का जब मैंने आरटीपी पढ़ा था तो उसमें काफी सारे पॉइंट सिमिलर मिले हैं मेरे को, मतलब May 26 में उन्होंने ज्यादा टेंशन ली नहीं, उन्होंने कुछ पॉइंट जैन 26 से उठाए हैं, पढ़ के जाना, वो रिपीटेड पॉइंट हो सकता है एग्जाम में रिपीट हो जाए प्लीज। कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, जैन 26 शुरू कर रहे हैं बेटा। कह रहा है कंजर्वेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है वो अप्लाई होता है बैलेंस शीट में, और उससे रिजल्ट होता है कि अंडर स्टेटमेंट हो जाती है एसेट, एसेट की वैल्यू कम शो हो रही होती है। बच्चों को 90% बच्चों को लगता है हाँ, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिज्म बोलता है जैसे क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो बच्चों को लगता है अरे हमने तो एसेट की वैल्यू कम दिखाई है। द आंसर इज नो, एसेट रिकॉर्ड होता है एट कॉस्ट पे, आप कॉस्ट से नीचे, मतलब अगर आप बोलो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट जो होता है वो फेयर वैल्यू देता है, ना कि अंडरस्टेट करता है, वो इनकम को, फ्यूचर इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए मना करता है, बट आपकी जो करंट वैल्यू है वो उसको शो करता है, तो वो अंडरस्टेट नहीं करता, वो एक्चुअल फेयर वैल्यू शो करता है। हाँ, अगर फ्यूचर में आपको कोई लॉस होने वाला है उसको वो रिकॉग्नाइज करता है, फ्यूचर में इनकम है तो वो जो फ्यूचर में इनकम है ना उसको इग्नोर कराता है, ना कि वो एसेट्स को कम दिखाता है। फॉल्स है सर, इसका रीजन अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, थोड़ा रीजन कंफ्यूजिंग लगेगा आपको पर अच्छे से कर लेना कि जो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है वो अपनी फ्यूचर इनकम को इग्नोर कराता है और खर्चों को रिकॉर्ड कराता है, बट वो उस एसेट्स को फेयर वैल्यू पे दिखाने की कोशिश करता है, ना कि अंडर स्टेटमेंट पे। ठीक है जी, आगे चलो। कह रहा है ये लोग एक कैफे चला रहे हैं, अच्छा उन्होंने रिनोवेट किया है कैफे, ओके जी ओके, कुछ ओल्ड कैबिन हटाए हैं और बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से बेटा कुछ नया स्पेस बढ़ गया, क्या बात है, नंबर ऑफ कैबिन इंक्रीज हो गए, क्या बात है बेटा, एफिशिएंसी बढ़ रही है। खर्चा करने से, याद है कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू डाउट होता है ना, थ्योरी में करा दूंगा मैं, टेंशन ना लेना। कैपिटल खर्चे वो होते हैं जब आप किसी एसेट पे नई एसेट लेके आते हो तो खर्चा कैपिटल कहलाता है, आप एग्जिस्टिंग एसेट पे खर्चा कर रहे हो और उस एसेट की कैपेसिटी एफिशिएंसी कुछ भी इंक्रीज हो रही है तो वो भी खर्चा कैपिटल ही कहलाता है। तो बेटा अगर ये खर्चा आपने किया है, दिस इज ऑलवेज ऑलवेज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉल्स है सर जी, ये कैपिटल कहलाएगा, क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। इसका रीजन यही लिखोगे कि इवन एनी कोई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किया जाता है ऑन एग्जिस्टिंग एसेट, अगर किसी भी एग्जिस्टिंग एसेट पे आप और खर्चा कर रहे हो और वो खर्चा आपकी एसेट्स की एफिशिएंसी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है तो वो खर्चा ट्रीट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ना कि रेवेन्यू। बैंक रिकंसिलिएशन वही रिपीट पॉइंट है बाबू, प्रोविजन वही रिपीट पॉइंट है बाबू, डेप्रीशिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, ये दोनों रिपीट पॉइंट है इसलिए मैं इग्नोर मार रहा हूं। डेप्रीशिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, बिल्कुल सही बात है, और इसका कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता। द आंसर इज ट्रू, बिल्कुल ट्रू है। डेप्रीशिएशन जो है वो सिर्फ एसेट की वैल्यू को डिक्लाइन करता है कि भैया वो वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, बट उससे एक्चुअल में ना कोई कैश आता है ना कोई कैश जाता है, नो फ्लो है, नॉन कैश एक्सपेंस है, बिल्कुल ट्रू है। कह रहा है डिस्काउंट एट द, रिपीट पॉइंट है बेटा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, नया पॉइंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। क्रेडिटर बाबू, क्रेडिटर, हम डेटर पे प्रोविजन बनाते हैं ना, मान लो मैंने कहा कि मेरे को डेटर पैसा देगा फ्यूचर में और हो सकता है मुझे उसे डिस्काउंट देना पड़े,
तो 1 लाख देगा, मुझे 5% डिस्काउंट देना पड़ेगा, मतलब 5,000 का डिस्काउंट देना पड़ेगा, मतलब नुकसान होने वाला है, मुझे पैसा कम आने वाला है, तो हम कहते हैं बना लो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। सही है, बढ़िया है। पर क्या मेरे साथ उल्टा नहीं हो सकता कि मुझे किसी को पैसा देना है और मैं अगर जल्दी पैसा दूंगा तो मुझे डिस्काउंट मिलने वाला है? भाई 1 लाख मुझे पे करना है और उसने पॉलिसी बना रखी है कि अगर 1 लाख किसी ने 1 महीने के अंदर पे कर दिया तो वो मुझे 5% डिस्काउंट देगा। तो क्या हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर नहीं बना सकते इनकम के केस में? क्योंकि वहां तो हमें इनकम होने वाली है, हम इनकम को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वही कंसेप्ट फ्यूचर इनकम को नहीं रिकॉर्ड कर सकते बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। सर पॉइंट यही है कि हम इसे नहीं बनाते हैं, रीजन क्या है? इस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म को ध्यान में रखते हो। बिल्कुल ट्रू है बेटा, आपको इसके रीजन में कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट जो कहता है, प्रिंसिपल जो कहता है, वो कहता है फ्यूचर एक्सपेक्टेड एंटीसिपेटेड इनकम्स को आप इग्नोर मारते हो, खर्चों को रिकॉर्ड करते हो। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाया जाता है क्योंकि वो एक फ्यूचर लॉस है, पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर नहीं बनाया जाता क्योंकि वो फ्यूचर इनकम है। शाबाश। फर्म विल रिसीव, रिपीट पॉइंट है बेटा, डेथ पे वही रिपीट पॉइंट है। कह रहा है एक एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी है। बेटा पिछले ही क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, पिछले ही एनपीओ में जो क्वेश्चन किया था हमने एनपीओ के, उसमें याद है रेस्टोरेंट वाला काम कराया था मैंने, रेस्टोरेंट वाला मई 26 का क्वेश्चन था। उस रेस्टोरेंट में मई 26 था या जन 26 था मुझे याद नहीं है, रेस्टोरेंट वाले कॉन्सेप्ट में हमने करा था ना कि सर जी कोई भी अगर आप ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हो और उससे कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट आप बांट नहीं सकते, उसे उसी एनपीओ के मोटिव में खर्च करना पड़ेगा। चलो पढ़ो। कह रहा अगर कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं और उससे कोई भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है उस ट्रेडिंग एक्टिविटी से, तो उसे ट्रांसफर किया जाएगा बिल्कुल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। शाबाश, ट्रू है बाबू, ट्रू है, बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ जी बिल्कुल 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 ठीक है। फिक्स चार्ज बाबू लास्ट पॉइंट है। एक फिक्स चार्ज होते हैं, एक फ्लोटिंग चार्ज होते हैं। फिक्स चार्ज होता है किसी पर्टिकुलर एसेट को गिरवी रखवा दिया, मैंने एक लोन लिया और मैंने कहा मेरी मशीन की गिरवी है आपके पास बैंक जी, मशीन गिरवी है, इसका मतलब अगर मैं लोन पे नहीं कर पाया आप मेरी मशीन बेच देना, दिस इज फिक्स चार्ज। लेकिन जैसे डिवेंचर होते हैं उनका फ्लोटिंग चार्ज होता है कि अगर उनका पैसा नहीं पे पाया सारी एसेट बेच देना भाई, सारी एसेट आपके हाथ में है। क्लियर है? नाउ अब पढ़ते हैं क्या है। फिक्स चार्ज जनरली कवर करता है ऑल दी एसेट इंक्लूड फ्यूचर वन। ना 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 मुन्ना ना, फिक्स नहीं, फ्लोटिंग करता है इंक्लूडिंग फ्यूचर वन भी, कि नई खरीदी उस पर भी हमारा राइट है, बट फिक्स तो किसी पर्टिकुलर एसेट पे करता है। दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। ठीक है, पक्का है, बढ़िया, डन। आंसर देख लेना बेटा, फिक्स चार्ज नहीं होता है बेटा, वो फ्लोटिंग चार्ज होता है। ठीक है, बिल्कुल ट्रू है क्योंकि हम लोग प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालते हैं, बाकी कंजर्वेटिज्म की वजह से हम उसको फ्यूचर में लॉस जो होने वाला है फ्यूचर में उसको रिकॉर्ड करते हैं, पर इनकम को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये सब पढ़ लेना, मेरे को क्या दिक्कत है इसमें। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट जो है वो हमारी एंटिटी को फ्यूचर इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए मना करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एसेट्स को कम ज्यादा पे दिखाता है। ठीक है, चलो। रिनोवेशन एक्सपेंस जो है वो कैपिटल एक्सपेंस ट्रीट होगा, बस खत्म, यही कुछ नहीं पॉइंट है। तो जैन 26 ने पढ़ गया भाई, खत्म। मई 26, जैन 26, सितंबर 25 आ जाओ। आओ मेरे बच्चे, बेटा लगे रहो, डटे रहो, कटे रहो। हाँ भाई, डरना नहीं है बाबू। अब ये टेंशन मत लो कि सर कैसे होगा, मेरे साथ आराम से बैठ के पढ़ते जाओ, कोई याद करना नहीं है, बस सुनते रहो और रीजन समझते जाओ। इंपॉर्टेंट ये नहीं है ट्रू एंड फॉल्स, इंपॉर्टेंट ये कि उसके रीजंस क्या दे रहा हूं मैं, और वही रीजंस आप एग्जाम में लिख के आओगे, 12 में से 12 आएंगे। समझ आ रहा है, बात समझ आ रही है? और आराम से एक बार तसल्ली से सुनोगे ना मेरे बच्चे, तो अपने आप ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, अपने आप सारी चीजें याद हो जाएंगी। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुरंत मेरी आवाज तुम्हारे कानों में गूंजेगी कि अनुज सर क्या बोल रहे थे उस टाइम पे। आओ जल्दी से। कह रहा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जब साल खत्म होता है तो बेटा सारे नॉमिनल अकाउंट्स को लेजर में बैलेंस किया जाता है। मैं प्रॉपर समझाऊंगा बेटा हर एक चीज। एक क्वेश्चन पूछेगा, मैं 3 एमसीक्यू बनवा दूंगा तो 3 ट्रू एंड फॉल्स। बेटा याद रखो 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल और रियल हमारे कौन कौन से होते हैं? जो कोई एसेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, कोई पर्सन में से एसेट लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। दीज आर बैलेंस। इनका बैलेंस सीडी होता है क्योंकि ये बैलेंस शीट आइटम होते हैं, एसेट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में जाते हैं। पर नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो इनकम एक्सपेंस होते हैं, उनका बैलेंस सीडी नहीं होता, वो वहीं के वहीं पीएनएल में ट्रांसफर हो जाते हैं। फॉल्स, गलत बोल रहा है बेटा, नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर बैलेंस नहीं होते, ये सीधा पीएनएल में जाते हैं। यही रीजन लिखोगे कि पर्सनल रियल अकाउंट्स का बैलेंस्ड होता है, नॉमिनल अकाउंट आर इनकम एक्सपेंस एंड दीज आर ट्रांसफर टू द पीएनएल अकाउंट डायरेक्टली। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट। गलत बोल रहा है बाबू, सिखाया था मैंने तेरे को, अच्छे सिखाया था। अगर खाली खर्चा लिखा है तो नॉमिनल अकाउंट है, पर अगर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस जैसी कोई चीजें लग गई हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है। दिस इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फॉल्स है बाबू, फॉल्स है, फॉल्स है।
फिर से वही पॉइंट, बीआरएस प्रिपेयर टू अराइव, बेटा फॉल्स है बाबू, फॉल्स। कितनी बार बताएं हम इंस्टीट्यूट जी, आपको समझ नहीं आता क्या? एक ही पॉइंट को बार बार लिखते रहते हो। हाँ, प्रिपेयर किया जाता है रिकंसाइल करने के लिए। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, अच्छा, जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है वो कैलकुलेट किया जाता है बिफोर डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बोलो सही या गलत? हाँ जी, सही है या गलत है? बाबू गलत है मेरे बच्चे, हमने इसकी कैलकुलेशन करी थी। और याद रखना, जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है वो सबसे एंड में माइनस होता है, सबसे पहले माइनस होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पहले बैड डेट माइनस होगा, फिर डाउटफुल डेट, फिर डिस्काउंट। फॉल्स है ये भी, ऑलमोस्ट खत्म। ठीक है, बस इसको निपटाते हैं जल्दी जल्दी। अभी तो वैसे बहुत सारे हैं, बट ये वाला पार्ट आराम से करते हैं। लैंड इज ऑल्सो अ डेप्रिशिएबल एसेट। ना जी ना, लैंड पे कभी भी डेप्रिशिएशन नहीं लगता। लैंड एंड बिल्डिंग पे लगता है, बिल्डिंग वाले पोर्शन पे, लैंड पे नहीं लगता। फॉल्स है सर जी, फॉल्स। दिस इज रीजन, क्या लिखोगे? लैंड हैव अ इंडेफिनिट लाइफ। इंडेफिनिट लाइफ है भाई, अनंत काल तक चलेगी, ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। शाबाश। पीरियोडिक सिस्टम वही सेम रिपीट हो गया बेटा, ट्रू है। ठीक है, हम उसमें फिजिकल काउंट करते हैं, बिल्कुल ट्रू है, ये भी रिपीट हो गया। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, दोनों तरीके के खर्चे हम रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, बिल्कुल सही बात है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू आइटम आते हैं, पढ़ाया था मैंने। और कैपिटल और रेवेन्यू दोनों आते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, बिल्कुल ट्रू है। लास्ट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। बाबू डिवेंचर सस्पेंस याद है, हम कोलेटरल सिक्योरिटी में डिवेंचर इशू करते थे। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट जो है वो लायबिलिटी में शो होता है, बैलेंस शीट में नहीं। गलत कह रहा है सर जी, या तो आप इसे नेगेटिव बोल सकते हो, वरना नॉर्मली ये एसेट साइड में शो होता है। बाबू एसेट साइड में होता है, डिवेंचर हमारी लायबिलिटी में होता है, डिवेंचर सस्पेंस हमारी एसेट में होता है, या इसे लायबिलिटी में से माइनस करके शो करते हैं, पर माइनस में लायबिलिटी में नहीं शो करते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर देख लो आराम से। डन है, ये डन है हमारा बाबू, वही सारे पॉइंट्स हैं। आंसर तुम देख लेना, मैं तो रीजन के साथ में बताऊंगा। ठीक, हाँ जी। तो बेटा आरटीपी मई 25 पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी क्या होती है सर जी? कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह, सोल प्रोप्राइटर, मतलब जो कंपनी नहीं है। वैसे मैं एक बात बताऊं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहे कॉर्पोरेट का हो, कंपनी का हो या नॉन कंपनी का, इशू कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉल्स मेरे बच्चे, फॉल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, हम, हमारा इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। लिखोगे रीजन कि सर जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आइदर फॉर कॉर्पोरेट आइदर फॉर नॉन कॉर्पोरेट इशूड बाय द आईसीआई इन अ रिटन फॉर्म। बढ़िया, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती। कैश बुक कौन सी बुक है बेटा? सब्सिडरी है, प्रिंसिपल है, दोनों है बेटा, ट्रू है बिल्कुल। कैश बुक हमारी सब्सिडरी भी होती है, और अगर आपने कैश बुक बना ली तो आपको लेजर, बोले तो प्रिंसिपल बुक, आपको लेजर कैश अकाउंट नहीं बनाने की जरूरत है। लेकिन सिर्फ ये कैश बुक में, बाकी बुक को अपने बनानी पड़ती है। प्रिंसिपल में अगर आपने परचेज बुक बनाई है तो परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेल्स बुक बनाई है तो सेल्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, पर कैश बुक में कैश अकाउंट बनाने की टेंशन फ्री है। ट्रू बाई ट्रू, ट्रू ट्रू। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बेटा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होता है? कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है पॉजिटिव, पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो डेबिट बैलेंस कैश बुक का प्लस है। और अगर ये सेम देखा जाए तो बेटा ओवरड्राफ्ट मतलब तो नेगेटिव हो गया बाबू। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा, या आप फेवरेबल बैलेंस बोलो, मतलब हमारे लिए पासबुक का वो क्रेडिट बैलेंस होगा। दिस इज फॉल्स। फॉल्स मेरे बच्चे, फॉल्स। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना? अरे मजा आ रहा है तो जल्दी से लाइक ठोक दो बेटा, जल्दी से प्यारे प्यारे कमेंट कर दो और फटाक से आंसर करो कि डेबिट बैलेंस हमारी कैश बुक का नेगेटिव प्लस होता है, तो पासबुक का भी अगर सेम है तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। ओवरड्राफ्ट तो नेगेटिव हो जाता है, डेबिट हो जाता है ओवरड्राफ्ट तो। ठीक है, कह रहा वेयर हाउस रेंट पे किया है आपने फिनिश गुड को स्टोर करने में। बाबू याद है हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में चैप्टर में पढ़ा था, इन्वेंट्री में कि क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड होगी। सर अब नॉर्मल लॉस नहीं आएगा, कोई फाइनेंस कॉस्ट नहीं आएगी, कोई डेप्रिसिएशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा नहीं आएगा, कोई स्टोरेज वगैरह नहीं आएगा। बेटा फिनिश गुड के बनने तक, प्रोडक्शन तक खर्चा आएगा ना। एक बार बन गया है उसके बाद वेयर हाउस में स्टोर करके रखा हुआ है, क्या ये इंक्लूड होगा? नो, नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। तो रीजन लिखोगे कि सर एक बार फिनिश गुड रेडी हो गया है, उसके बाद अगर आप कोई भी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, स्टोरेज कॉस्ट वगैरह, सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कर रहे हो, वो नॉट इंक्लूडेड है सर जी। फॉल्स, नॉट इंक्लूडेड। क्या बात है? कह रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यहां बच्चों को दिक्कत होती है बेटा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो या स्ट्रेट लाइन मेथड हो, कोई भी मेथड हो, आपका डेप्रिसिएशन जो लगता है वो दो चीजों को बैलेंस करने के लिए लगता है। एक होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस खर्चा, और एक आता है आपका डेप्रिसिएशन।
आपको WDV इसलिए लगाया जाता है कि पहले साल ज्यादा फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि आपका डेप्रीशिएशन का खर्चा पहले साल ज्यादा होगा फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन रिपेयर का खर्चा पहले साल कम होगा और फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो कि एक खर्चा कम हो रहा है एक खर्चा बढ़ रहा है, दोनों ही बढ़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा, एक रहेगा एक बढ़ता जाएगा तो भी दिक्कत है। जैसे SLM कब लगाया जाता है कि जब खर्चा हमारा सेम है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक रेगुलर मेंटेनेंस खर्चा हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा, तो हम डेप्रीशिएशन भी सेम लगाते हैं ताकि यूनिफॉर्म रहे। अगर हमें लगता है कि नहीं नहीं हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस जैसे जैसे एसेट पुरानी होती जाएगी खर्चा बढ़ता जाएगा, तो बाबू हमें डेप्रीशिएशन WDV फॉलो करना होता है कि वैसे वैसे डेप्रीशिएशन कम होता जाएगा। तो वो कह रहा है जो ये WDV मेथड है वो इस तरीके से फॉलो होता है ताकि एक यूनिफॉर्म रहे खर्चे का, किसके बीच में, डेप्रीशिएशन और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक साथ। बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल 101% ट्रू है। बिल्कुल आप कहोगे जैसे जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ेगा वैसे वैसे डेप्रीशिएशन सालों साल कम होता जाएगा, दिस इज द यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाएगी। बिल्कुल ट्रू है बाबू, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, एक प्रॉमिसरी नोट, बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉमिसरी नोट मेड बी पेबल टू अ बियरर। हमने एक प्रॉमिस नोट बनाया है, प्रॉमिसरी नोट, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, जो सेलर होता है, जो ड्रॉर होता है, वो एक ऑर्डर कंडीशन ऑर्डर लिखता है कि भैया आप मुझे पैसा दोगे, ठीक है, और आप मुझे भी दे सकते हो, मेरे बेहाफ पे किसी को भी दे सकते हो, दैट इज बियरर हो सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज बियरर हो सकता है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है कि मैं एज अ बायर मैं प्रॉमिस करता हूं सामने वाले को कि मैं आपको पैसा दूंगा, और ये बियरर नहीं होता। ऐसे नहीं कि मैं किसी को भी दे सकता हूं पैसा, नहीं मैं तुम्हें दूंगा बाबू, तो ये ऑलवेज नॉट बियरर होता है। फॉल्स है बाबू, फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स है, याद रखना। ये तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी पढ़ते हो। बढ़िया। कह रहा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अगर डेबिट करेंगे, फिर से रिपीट पॉइंट बेटा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट सन्डी डेटर में डेबिट नहीं होता, पीनल में डेबिट होता। रिपीट पॉइंट, गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है, बिल्कुल सही है, और इसके लिए इसकी ये क्या बात हुई, इंटेंजिबल है तो क्या हम इसकी वैल्यू नहीं निकालते? इतने सारे मेथड पढ़े हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, फलाना ढिकाना वगैरह वगैरह, बिल्कुल बेकार है बेटा। ये इंटेंजिबल है बट इसकी मेजरमेंट हो सकती है, इसकी मनी वैल्यू है, इसकी मॉनेटरी वैल्यू है, हेंस इट कैन बी मेजर, और देयर आर सो मेनी डिफरेंट मेथड्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू वैल्यू इट। दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स भाई, यूज कर सकते हैं। बढ़िया। आउटस्टैंडिंग सैलरी है पिछले साल की, पिछले साल का बकाया है, तो ये हमारी लाइबिलिटी में शो होगा, बिल्कुल सही बात है। करंट ईयर की नहीं सर, ओपनिंग बैलेंस शीट बोले तो पिछले साल की बैलेंस शीट में, इस साल थोड़ी ना शो होगा, इस साल तो हम पे कर चुके होंगे। पिछले साल की लाइबिलिटी पिछले साल की बैलेंस शीट में आएगी, इस साल की लाइबिलिटी इस साल की बैलेंस शीट में आएगी। मतलब जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है हम ये मान के चलेंगे वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, क्लोजिंग करंट ईयर बैलेंस शीट में नहीं आएगा। फॉल्स है सर, फॉल्स है। ठीक है, आप यही जस्टिफिकेशन दोगे, यही रीजन दोगे कि आउटस्टैंडिंग जो लाइबिलिटी है वो ओपनिंग है, ओपनिंग वाली ओपनिंग में आएगी। ठीक है, डन। कह रहा है एक पर्सन होल्ड कर रहा है प्रेफरेंस शेयर ऑफ कंपनी, कैन नॉट होल्ड इक्विटी शेयर। ऐसा कुछ भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बंदा इक्विटी भी होल्ड कर सकता है किसी कंपनी के, प्रेफरेंस भी होल्ड कर सकता है, ये बेकार का पॉइंट है, फॉल्स है सर, हटा दो इसको। सर एक शेयर होल्डर इक्विटी भी होल्ड कर सकता है और प्रेफरेंस भी होल्ड कर सकता है, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं दोनों मालिक बन सकता हूं, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों बन सकता हूं। कंपनी इज नॉट अलाउड टू इशू शेयर एट डिस्काउंट, बिल्कुल सही बात है, आप पब्लिक को शेयर डिस्काउंट पे नहीं दे सकते। सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है भाई कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती एक्सेप्ट कोई रीजन है, बट अभी नॉर्मल देखा जाए, जनरल रीजन देखा जाए तो भाई इन जनरल नहीं इशू कर सकती, और ये पॉइंट बिल्कुल ट्रू है। क्लियर है? तो अगर देखा जाए तो भैया पहला पॉइंट फॉल्स है, दूसरा पॉइंट ट्रू है, तीसरा पॉइंट फॉल्स है, ठीक है, चौथा पॉइंट फॉल्स है, पांचवा पॉइंट ट्रू है, छठा पॉइंट फॉल्स है, सातवां पॉइंट अपना फॉल्स ही है क्योंकि वही है, डेटर से नहीं माइनस होगा, पीनल से होगा। 8 भी फॉल्स है क्योंकि इंटेंजिबल एसेट है पर वैल्यू कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, करंट ईयर में शो होगी, मतलब दैट इज ओपनिंग में शो होगी, करंट ईयर क्लोजिंग में शो नहीं होगी। पर्सन दोनों होल्ड कर सकता है, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों कर सकता है, और कंपनी को बिल्कुल अलाउ है डिस्काउंट पे शेयर ना इशू करना। ठीक है, तो मतलब नहीं इशू कर सकती, सेक्शन 53 कहता है। आंसर आप पढ़ लेना, मैं क्यों पढ़ाऊं, खुद पढ़ लेना भाई, आंसर सॉल्यूशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं बेटा, जनवरी 2025 का आरटीपी उठाते हैं। अब जल्दी जल्दी, अब ना आपको काफी सारे रिपीट पॉइंट मिलेंगे, तो जो रिपीट मिलेंगे उन्हें स्किप करेंगे, है ना, क्योंकि अब हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। बताओ कितने आरटीपी पढ़ चुके हैं, जल्दी बताओ। ऑलमोस्ट हम लोग मई 26, जन 26, सितंबर 25, मई 25, मतलब 4 आरटीपी पढ़ चुके हैं। अब 5वां आरटीपी करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है डेबिट नोट
इशू होता है सेल रिटर्न के केस में। जल्दी बताओ भाई, जब आप परचेज करते हो तो आप परचेज करते हो, क्रेडिटर को क्रेडिट करते हो, तो क्रेडिटर को रिवर्स करने के लिए आप परचेज रिटर्न के टाइम में क्रेडिटर को रिवर्स करने के लिए आप इशू करते हो डेबिट नोट। और बेटा सेल रिटर्न के केस में डेटर बनते हैं, डेटर को रिवर्स करने के लिए क्रेडिट नोट इशू होता है, ना कि डेबिट नोट। तो डेबिट नोट जो इशू होता है वो परचेज रिटर्न के केस में होता है, सेल रिटर्न के केस में नहीं। दिस इज फॉल्स। रीजन समझ आ गए? तो इसका उल्टा भी बन सकता है, याद रखना। क्रेडिट नोट केस में होता है सेल रिटर्न के केस में, डेबिट नोट इशू होता है परचेज रिटर्न के केस में। शाबाश। ऑफिस फर्नीचर बेचा है बेटा, शुड बी क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। कुछ भी फर्नीचर हमारी एसेट है, क्या क्रेडिट होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, पीएनएल थोड़ी ना जाएगा बाबू। हाँ प्रॉफिट लॉस होता तो पीएनएल जाता, बट अभी छोड़ो ना सर। फॉल्स है सर, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा, ना कि पीएनएल अकाउंट। ठीक है, ये पॉइंट रिपीट है, वही आउटस्टैंडिंग सेल प्रीवियस ईयर नहीं सर, करंट ईयर में नहीं, प्रीवियस ईयर ओपनिंग बैलेंस शीट में शो होता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ओवर स्टेटेड, ये अच्छा पॉइंट है। अगर आपकी क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ज्यादा है बाबू, जल्दी बताओ, अगर ज्यादा है, आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक हमारे पीएनएल के, ट्रेडिंग पीएनएल की क्रेडिट साइड में आता है, बोले तो इनकम साइड। अगर आप इनकम ज्यादा दिखा रहे हो, अगर आप इनकम ज्यादा दिखा रहे हो तो बेटा प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। बताओ नेट इनकम उस साल की क्या आएगी? ज्यादा आएगी सर जी। ओहो अंडरस्टेटेड बोल रहा है, ओवर स्टेटेड होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इनकम ज्यादा दिखा रहे हो मतलब इनकम ज्यादा दिखा रहे हो मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा रहे हो मतलब प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। हाँ ओपनिंग स्टॉक होता तो ठीक होता, ओपनिंग स्टॉक खर्चे की साइड आता, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा रहे हो तो प्रॉफिट कम हो जाता। बट अभी के लिए तो ये फॉल्स है भाई। मैं सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं उससे जुड़े हुए आगे पीछे सारे पॉइंट पढ़ा रहा हूं ताकि मेरा बच्चा गड़बड़ ना करे। ठीक है, एक पॉइंट के साथ में जो भी उसके आसपास पॉइंट है सारे कवर करेंगे। बढ़िया, चलो। कह रहा है रिजल्ट एंड पोजीशन डिस्क्लोज बाय द फाइनल अकाउंट आर नॉट एग्जैक्ट। बिल्कुल ट्रू है, ये पॉइंट थोड़ा सा थ्योरेटिकल आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हो। जो हमारी अकाउंटिंग है वो ऑलवेज एग्जैक्ट नहीं होती है, इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि हमारे अकाउंट्स में कई जजमेंट्स होती हैं, कई एस्टिमेट्स होते हैं, कई अनुमान लगते हैं कि बाबू ऐसा हो सकता है, डेप्रीशिएशन की लाइफ ये हो सकती है, स्क्रैप वैल्यू ये हो सकती है। तो हम ये नहीं कहते कि भैया जो उसका प्रॉफिट और जो उसकी पोजीशन आ रही है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ रही है जो होनी चाहिए, नहीं, इसमें अनुमान होते हैं। दिस इज ट्रू, बिल्कुल ट्रू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ट्रू है। चलो, कह रहा है इन केस ऑफ पब्लिक हॉलीडे, अगर आपका कोई पब्लिक हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे बेटा 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, तो हमारा मैच्योरिटी डेट जल्दी बताओ बेटा। प्लान्ड है, पता है छुट्टी थी, तो एक दिन पहले ना बाबू ना, सॉरी एक दिन बाद ना बाबू ना, एक दिन पहले अरेंज करना पड़ेगा तुझे पैसा। पता था ना छुट्टी है, 26 जनवरी को छुट्टी है, 25 को पैसा दे भाई, ड्यू डेट फॉल हो जाएगी। नेक्स्ट नहीं भाई प्रिसीडिंग, नेक्स्ट नहीं भाई प्रिसीडिंग वर्किंग डे, फॉल्स। क्लियर? हाँ अगर नेशनल हॉलीडे ना होता, इमरजेंसी हॉलीडे होता तो एक दिन बाद चला जाता। डन। कह रहा है गुडविल इंटेंजिबल एसेट है इसलिए वैल्यू नहीं कर सकते, रिपीट पॉइंट है फॉल्स, रिपीट पॉइंट है फॉल्स। ठीक है, एनपीओ कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहा है, रिपीट पॉइंट है। प्रॉफिट एंड लॉस जो आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, बिल्कुल ट्रू है बाबू, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, रिपीट पॉइंट है। क्लियर है? एक फर्म है जो रिसीव करेगी सरेंडर वैल्यू जेएलपी की ऑन द डेथ, बिल्कुल गलत है बेटा। जेएलपी के टाइम पे, डेथ के टाइम पे वो उसकी पूरी की पूरी मैच्योरिटी वैल्यू करेगी। रिपीट पॉइंट है इसलिए मैं ज्यादा कुछ टाइम लगा नहीं रहा। हाँ नया पॉइंट, कंपनी एक्स लिमिटेड है, बहुत सारे लॉसेस हुए हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस ओपिनियन में है कि क्या इन केस ऑफ लॉसेस देयर इज नो नीड टू पे इंटरेस्ट टू द डिवेंचर होल्डर। ये क्या बात हुई भाई? डिवेंचर का इंटरेस्ट हमारा चार्ज होता है, चार्ज, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, देना ही देना पड़ेगा बाबू। आप इंटरेस्ट को पोस्टपोन नहीं कर सकते। फॉल्स 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 फॉल्स। हाँ अगर मेरे बच्चे इंटरेस्ट ना होता, डिविडेंड होता, तो ऑफ कोर्स ये ट्रू हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रीजन लिख के आओगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हेंस इट नीड टू पे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है, डन है, आप देख लेना इसके आंसर्स। बढ़िया, आ जाओ भाई। सितंबर 24 आरटीपी बाबू, सारे आरटीपी निपटाएंगे, मजेदार। जल्दी आओ। कह रहा है एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो करता है अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस, कैश बेसिस पे फॉलो करेगा ना। एक्रूअल तो एक्रूअल के कॉन्सेप्ट पे चलेगा, एक्रूअल के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, सेल्स ये क्या है सर? फॉल्स है, फॉल्स, सीधी सीधी फॉल्स है। तो लल्लू पल्लू छोटू बोटू बच्चा भी बता देगा। सेल्स बुक जो बनाई जाती है बेटा वो बोथ कैश एंड क्रेडिट, फालतू की बात कर रहा है। सब्सिडरी बुक मेरा बच्चा फोड़ के आया है। सेल्स बुक का मतलब है क्रेडिट सेल, बाटू का कैश सेल होगी तो वो कैश बुक में जाएगी। रॉन्ग, फॉल्स। शाबाश, आ जाओ।
बैंक स्टेटमेंट रिपीट पॉइंट छोड़ो, प्रोविजन फॉर बैड डेट छोड़ो, पीरियोडिक इन्वेंट्री रिपीट छोड़ो, डिस्काउंट ऑन रिटायरमेंट रिपीट छोड़ो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर ऑफ्टन नॉट प्रोवाइडेड। अब वो रिपीट पॉइंट है, मैं क्या करूं, दोबारा से कह रहा है पहले नॉट प्रोवाइडेड इन द कीपिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, रिपीट पॉइंट है, यस ट्रू ट्रू। भाई क्रेडिटर पे थोड़ी ना डिस्काउंट देते हैं हम। पार्टनर, ये नया पॉइंट, नया पॉइंट, पार्टनर शेयर कर सकते हैं प्रॉफिट लॉस इन द कैपिटल रेशियो अगर देयर इज नो एग्रीमेंट। बाबू बचपन से पढ़ते आए हो, जब तुम छोटे बच्चे थे, कई हजार साल पहले की बात है, पार्टनरशिप शुरू करी थी तुमने और तुमने कहा था सर अगर डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो पीएसआर इक्वल रहेगी, कैपिटल रेशियो थोड़ी ना रहेगी। फॉल्स, फॉल्स, क्या बात है। रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है रिसीप्ट एंड पेमेंट में, बिल्कुल सही है, रिपीट पॉइंट है बाबू, क्या करूं। फिक्स चार्ज जो होता है वो जनरली ऑल नहीं, रिपीट पॉइंट है बेटा, फ्लोटिंग चार्ज कवर करता है, फिक्स चार्ज कवर नहीं करता। तो कुछ 2-3 पॉइंट नए हैं, बाकी सब पुराने हैं। सितंबर 24 में कुछ अपने को नया नहीं आया, बढ़िया मक्खन। अब बेटा गाड़ी चलेगी एकदम स्पीड से, अब तो अपन बच्चा प्रैक्टिस कर चुका है। आ जाओ भाई जल्दी, लास्ट आरटीपी है जून 2024 का बेटा, इसके बाद पीवाईक्यू शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद पुराना कोर्स था, नए कोर्स में पहला आरटीपी है, इसके बाद नए, क्योंकि इसके पीछे अगर आप जाओगे तो बेटा फिर वो पुराना सिलेबस है, उसमें कई चैप्टर हट चुके हैं, कई चीजें चेंज हो चुकी हैं, तो अब यहां तक ही कवर करना है तेरे को। कह रहा है एक कंपनी कंसर्न, एक बिजनेस है जो डिसकंटिन्यू कर रहा है अपना बिजनेस, अच्छा पॉइंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है, अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहा है, उसने डिसाइड करा है कि हम अपनी एसेट्स प्लांट विद इन 3 महीने के अंदर बेच देंगे, धंधा बंद कर रहे हैं भाई, बस खत्म हो गया बिजनेस, मन भर गया, 3 महीने में सारी एसेट बेच देंगे। गोइंग कंसर्न अजम्पशन की धज्जियां उड़ चुकी हैं, और जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन की धज्जियां उड़ती हैं तो बेटा याद रखना, आपको किसी ने बताया ना बताया, मैं बता दे रहा हूं, गोइंग कंसर्न अगर पिट गया मतलब आप बिजनेस नहीं चलाने वाले, तो आप सारी एसेट लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हो एट एनआरवी, जो उसकी मार्केट में वैल्यू होती है। भूल जाओ कॉस्ट, भैया अब जब बेचने वाले हैं तो मार्केट वैल्यू पे बात करेंगे। बैलेंस शीट 31 मार्च को जो बनाओगे उसमें कंटिन्यू टू इंडिकेट प्लांट्स को उसकी कॉस्ट पे ना बाबू ना, उसकी एनआरवी पे शो करेंगे। किस पे शो करेंगे? एनआरवी। फॉल्स है ये पॉइंट, याद रखना, इसे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना। सेल्स बुक में दोनों आती हैं, रिपीट पॉइंट है बेटा, फॉल्स। बीआरएस रिपीट पॉइंट है। डैमेज इन्वेंट्री इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका स्टॉक डैमेज हो चुका है, नया जो नॉर्मल स्टॉक होता है, नॉर्मल स्टॉक को आप वैल्यू करते हो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर में, है ना, नॉर्मल स्टॉक को आप वैल्यू करते हो कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लोअर में। बट अगर डैमेज है, पुराना है, स्लो मूविंग है, नो मूविंग है, ऐसा कुछ लिखा है, कोई पुराना स्टॉक है, मूवी नहीं हो रहा, डैमेज हो चुका है, तो बेटा फिर उसे हटाओ, और हटाने के लिए आप उसे वैल्यू करते हो एट ओनली एनआरवी, कॉस्ट की धज्जियां उड़ा दो, कॉस्ट की धज्जियां उड़ा दो, वैल्यू होगा कॉस्ट नहीं, सिर्फ मार्केट प्राइस, दैट इज खत्म, फॉल्स। अगर आपका डैमेज है, स्लो मूविंग है, नो मूविंग है, दैट मींस एनआरवी, बस खत्म। चलो, रिड्यूसिंग बैलेंस वही रिपीट पॉइंट है बाबू, डिस्काउंट रिपीट पॉइंट है, विड्रॉल मालिक ने निकाला, हमने खर्चा मान लिया, पहले वाली आरटीपी में रिपीट पॉइंट है। एडमिशन नया पॉइंट है, देख लेना, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर अगर आप फॉर्म में कर रहे हो तो जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस आ रहा है, बाबू ये बताओ, क्या लल्लू क्वेश्चन कह रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जो प्रॉफिट लॉस आएगा उसे किस रेशियो में बांटेंगे, जल्दी बताओ, ओल्ड रेशियो में। भाई नए वाले पार्टनर को क्या लेना देना, हम पुराना हिसाब किताब खत्म करेंगे न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो में, ना 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 ना, ओल्ड रेशियो में बाबू, ओल्ड पीएसआर, फॉल्स है ये पॉइंट, ठीक है, फॉल्स, गड़िया, खत्म, खटैक। अच्छा अभी और भी है, कह रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला रिपीट पॉइंट है बेटा, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन द बैलेंस शीट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पढ़ चुके हैं, रिपीट पॉइंट है। डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, नया पॉइंट है पर गलत कह रहा है, जो डिवेंचर का इंटरेस्ट जो पे होता है वो प्रेफरेंस की पेमेंट करने के बाद होता है, इक्विटी से पहले, मालिकों से पहले पे होता है भाई साहब, चाहे वो प्रेफरेंस हो या इक्विटी हो। गलत कह रहे हो, आफ्टर नहीं सर, पहले होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है इसकी, फर्स्ट प्रायोरिटी, आउटसाइडर को सबसे पहले इंटरेस्ट मिलेगा, फॉल्स है भाई साहब, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स है। चलो बढ़िया, मक्खन, डन डना डन। तो भाई मेरे बच्चे आरटीपी खत्म, अब शुरू करते हैं पीवाईक्यू, अब शुरू करते हैं पीवाईक्यू, है ना, चलो आ जाओ। कह रहा मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये पॉइंट पे कई बार मेरे साथ डिस्कशन हुआ है और ये डिस्प्यूटेड है। अगर मैं इसका इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल में आंसर दिखाऊंगा तो दिस इज ट्रू,
पर अगर यही आप आरटीपी एमटीपी में चेक करोगे, इंस्टीट्यूट के एमटीपी में चेक करोगे, तो दिस इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्लियर नहीं करा कि ये जो खर्चे हैं ये शॉर्ट टर्म नेचर के खर्चों को कम कर रहा है या लॉन्ग टर्म। अगर आपके डे टू डे खर्चों को कम कर रहा है तो ऑफकोर्स सर ये रेवेन्यू कहलाएगा, पर अगर आप इसको लॉन्ग टर्म खर्चों को कम करा रहे हो तो सर ये कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके दो आंसर्स आ सकते हैं। आप प्रॉपर जो वर्किंग देके आओगे, जो रीजन देके आओगे वो सही है। जैसे इंस्टीट्यूट के अगर आंसर की सजेस्टेड आंसर देखूं तो उन्होंने फॉल्स लिखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की बात कर दी है। ठीक है, अगर आप इसको ट्रू लिखते हो तो आपका रीजन जस्टिफाई होना चाहिए कि अगर आप शॉर्ट टर्म लिख के आ जाओ। बाबू ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है, बट टोटली डिपेंड ऑन योर रीजन कि आपने रीजन में क्या लिखा है। अगर रीजन में आपने लिखा है खर्चों को कम करना इज अ शॉर्ट टर्म, और खर्चों को कम करना नहीं, ऐसे नहीं, आपको ये लिखना पड़ेगा कौन से खर्चे, कौन से बेनिफिट, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। अगर शॉर्ट टर्म खर्चे हैं तो रेवेन्यू बनेगा, लॉन्ग टर्म है तो कैपिटल बनेगा। तो बाबू ये आपके रीजन पे डिपेंड करेगा ट्रू या फॉल्स। ठीक है, आगे चलो। कह रहा है ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग द परचेज ऑफ फिक्स एसेट। आपने फिक्स एसेट खरीदी है ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदी है, ये रिकॉर्ड होगी परचेज बुक में। नालायक है क्या बाबू ये जैन 26 वाले बच्चे नालायक हैं क्या, ये जो गलत करके आए हैं? सर हमने परचेज करा है फिक्स एसेट को, परचेज करा है फिक्स एसेट को, तो बस जल्दी बताओ उधार में खरीदा है। अगर गुड्स खरीदे होते तो परचेज बुक में जाता, वरना ये जाएगा जनरल प्रॉपर, ये जाएगा जनरल प्रॉपर। बेटा फॉल्स है, फॉल्स है। अगला आ जाओ। कह रहा है एक प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, एक प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है एक सर्टेन अमाउंट की, कि भैया एक अमाउंट मिलेगा, देना पड़ेगा भी या नहीं देना पड़ेगा, अनसर्टेन है, जिससे हम कैन बी मेजर रिलायबली बाय यूजिंग द सब्सटेंस डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। हम उसे एक अनुमान के साथ में, एक एस्टिमेट के साथ में उसे मेजर कर सकते हैं। फ्यूचर में देना पड़ भी सकता है, नहीं देना पड़ सकता है, कोर्ट में केस चल रहा है, मैं हारूंगा, कितना देना पड़ेगा, क्या एक अनुमान लगा सकता हूं। उसे लायबिलिटी नहीं बोलेंगे बाबू, प्रोविजन बोलेंगे। ठीक है, और अगर इसका अमाउंट भी मेजर नहीं कर पाता तो इसकी कंटिजेंट लायबिलिटी बोलता मैं इसे, बट अभी इसे प्रोविजन बोलूंगा। और दिस इज माय फॉल्स पॉइंट है बाबू, फॉल्स है, गलत है, लायबिलिटी नहीं है, प्रोविजन है। इसे थ्योरी में कवर करेंगे, कंटिजेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी, प्रोविजन, तीनों में डिफरेंस। बढ़िया। नॉमिनल अकाउंट्स को हम सिंगल एंट्री में क्या करते हैं, कैप्ट करते हैं। नॉमिनल क्यों करते हैं बाबू, हम तो सारे बनाते हैं, हम पर्सनल भी बनाते हैं, हम रियल भी बनाते हैं, हम नॉमिनल भी बनाते हैं, सारे अकाउंट बनाते हैं। ये क्या बात है, सिर्फ नॉमिनल अकाउंट बनाए जाते हैं? नहीं, फॉल्स, हम सारे बनाते हैं बाबू, पर्सनल, रियल, नॉमिनल सब बनाते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, वाइंडिंग अप ऑफ अ एलएलपी। अब ये आया लॉ का क्वेश्चन, बताओ इन्होंने अकाउंट्स में लॉ डाल दिया। अब ये तुम लॉ वाले बच्चों प्रतीक सर से पूछना, मुझसे नहीं पूछना, मैं पढ़ जरूर देता हूं, आप मुझे बताना क्या होगा। वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी मे बी इनिशिएटेड बाय द ट्रिब्यूनल इफ LLP failed to submit the statement of account and solvency, LLP annual accounts या more than 3 consecutive financial years within the register। मतलब 3 साल से ज्यादा के जो भी रिकॉर्ड्स हैं, एनुअल रिटर्न्स हैं, वो हैं, ये सारी अगर वो फेल हो गई है उसे सबमिट करने में, तो भाई ट्रिब्यूनल्स जो है वो खुद LLP को बंद कर सकते हैं। ट्रू या फॉल्स तुम बताओगे भाई, मुझे कोई आइडिया नहीं। ये लॉ का आंसर है और ये ऑफकोर्स आप LLP लॉ पढ़ते हो, वहां पे आप आंसर कर सकते हो। वैसे कमेंट करना, तो बता रहा हूं। एज पर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एक कंपनी, बेटा याद है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सेक्शन 52 में, और सेक्शन 52 के हिसाब से सर जी ये पॉइंट 5 यूजेस अलाउ करता है। अब जरा देखिए कौन सा यूज कर रहा है। कंपनी में यूटिलाइज क्या क्या कर सकता है, जल्दी बताओ। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट अप कर सकते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन को, बोनस को, बायबैक को, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल डिबेंचर को। ये कह रहा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को कर सकते हैं। ट्रू है सर, में लिखा है, मतलब ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर देखोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएंगे। डन है। ठीक है, वैसे यहाँ पे फॉल्स है, बर्थ खत्म है। ठीक है, उन्होंने 3 साल लिखा है, पर आप जब लॉ पढ़ोगे तो वो शायद 5 साल का ऑप्शन है। ठीक है, ये प्योरली लॉ का क्वेश्चन है बेटा, बाकी अकाउंट्स के एक आध लॉ डाल देता है वो, कंपनी लॉ वगैरह से, LLP से क्वेश्चन डालता है, थोड़ा पढ़ के जाना। ठीक है, चलो बाकी करते हैं। मई 25 का शुरू है ना, चलो जी शुरू करते हैं जी। तो शुरू करते हैं बेटा, मई 25 का कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द डिस्काउंट कॉलम इन द ट्रिपल कॉलम कैश बुक। पहली बात यह है कि बाबू ट्रेड डिस्काउंट कभी भी किसी भी अकाउंट्स के कोई भी बुक में नहीं आता। हमें अच्छे से पता है कैश डिस्काउंट को शो करते हैं, पर ट्रेड डिस्काउंट का कोई लेना देना नहीं है। तो वो कह रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट शो होता है, द आंसर इज फॉल्स। कहीं शो नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं भी शो नहीं करते हैं, फॉल्स है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है वो मीन्स करता है, कहता है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड होगा एक यूनिफॉर्म मॉनिटरी
यूनिट्स में, द आंसर इज ट्रू। हम लोग कोई भी करेंसी यूज करेंगे, चाहे वो इंडियन रुपीज हो चाहे कुछ भी हो, एक यूनिट होना चाहिए, कॉमन यूनिट होना चाहिए जिसमें आप सारी ट्रांजेक्शंस को मॉनेटरी फॉर्म में रिकॉर्ड करोगे। अब मैं इंडियन रुपीज में कर रहा हूं, मैं डॉलर में कर रहा हूं, कोई गोल्ड में, कोई लीटर में कर रहा हूं, कोई ऐसे नहीं, एक कॉमन यूनिट मेजरमेंट होना चाहिए विच शुड बी अ रुपीज। और हमारे लिए अगर इंडियन अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इंडियन रुपीज होना चाहिए। ट्रू है जी, ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, कोई टेंशन नहीं है। कह रहा है इफ अ सोसाइटी एनपीओ हैज अ सेपरेट, रिपीट पॉइंट है बेटा, अगर कोई रिपीट पॉइंट है भाई वही है ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, भाई बिल्कुल ट्रू है। पार्टनर्स जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट को अकॉर्डिंग कैपिटल से, रिपीट पॉइंट है, नहीं भाई पीएसआर में इक्वल रेशियो रखते हैं अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ही। एलएलपी शुड हैव अ 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हु आर रेजिडेंट इन इंडिया, अगेन वही वाली पॉइंट है सर, ये एलएलपी का वही पॉइंट है आपका। कहीं ना कहीं आपको देखो मेरे बच्चे, एक पॉइंट मैं सीधे बोल दूंगा, आपको थोड़ा सा अपना एलएलपी एक्ट पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि एलएलपी की अकाउंटिंग कई बच्चे पूछते हैं बेटा वो पार्टनरशिप के सेम है, कुछ नया नहीं है, एलएलपी और पार्टनरशिप की अकाउंटिंग सेम होती है, बट आपको लॉ एक बार कंपनी लॉ पढ़ के, जब आप लॉ पढ़ोगे तो कंपनी लॉ और एलएलपी का स्पेशली जो लॉ आपने छोटा सा लॉ ही है वो पढ़ा होगा, उसको पढ़ के जाना, ये ट्रू एंड फॉल्स आराम से बता दोगे। एक एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 कंपनीज होती है, कैन बी अ डिस्ट्रीब्यूट इट्स सरप्लस टू, ना जी ना, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सेक्शन 8 कंपनी हो, ऑफ कोर्स वो कोई भी अपना प्रॉफिट मेंबर्स में नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, क्योंकि वो मेंबर्स प्रॉफिट कमाते ही नहीं है, वो अपने लिए जो भी पैसा सरप्लस में बच रहा है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में यूज करेंगे, बांट नहीं सकते बेटा, नो 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 नो, नहीं बांट सकते, नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, फॉल्स है सर जी, फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है मेरे बच्चे, फॉल्स है, ठीक है, पक्का डन, ट्रेंड डन है। यहाँ पे देखो ये रहा सेक्शन 7 ऑफ द एलएलपी। अब ये बेटा लॉ का पार्ट है जो कहता है पार्टनरशिप में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, पर दोनों नहीं, कोई एक रेजिडेंट हो तो भी काम चल जाएगा। जनवरी 25 में आते हैं बेटा मैचिंग, हाँ जी, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात करें, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन एक्रुअल कॉन्सेप्ट, द आंसर इज ट्रू। बेटा देखो एक्रुअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है करंट ईयर की कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं और जो करंट ईयर की उसे रखेंगे नहीं। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है जब आप इनकम को निकालोगे तो आप खर्चों को इनकम से मैच करोगे, मतलब इस साल की इनकम तो इस साल के खर्चे, तो दोनों की बात है तो सेम है, इस साल का कुछ छोड़ेंगे नहीं और इस साल का रखेंगे नहीं, और अगर मैं इस साल की इनकम डालूंगा तो खर्चा भी इसी साल का होना चाहिए, भैया अगले पिछले साल से बात नहीं बनती, इस साल का खर्चा इस साल की इनकम, दैट्स इट। तो बिल्कुल ट्रू है, मैचिंग और कॉन्सेप्ट जो भी है वो एक्रुअल बेस्ड में बिल्कुल ट्रू है मेरे बच्चे, बिल्कुल ट्रू है। कह रहा कस्टमर ऑफ द बिजनेस जो होते हैं, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, उनको बिजनेस से कंसीडर नहीं किया जाता यूजर से, अच्छा क्योंकि उन्हें कोई अकाउंट जानने में जरूरत नहीं है, नहीं ऐसा किसने बोला भाई, कस्टमर हमारे यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, कस्टमर इज समवेयर हमारे डेटर्स, ठीक है, और कस्टमर को हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से लेना देना है, क्योंकि अगर हमारी कंपनी प्रॉफिट में होगी तो हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे बाबू, लेकिन अगर हमारी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगी तो समवेयर हम लोग क्वालिटी के साथ कॉस्ट कटिंग करेंगे, जिससे क्वालिटी गिर सकती है और कस्टमर की रिलायबिलिटी टूट सकती है। तो बिल्कुल कस्टमर हमारी अकाउंटिंग को जानने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड होते हैं। फॉल्स लिखा है कि उन्हें कंसीडर नहीं किया जाता है, बिल्कुल कंसीडर किया जाता है भाई, किया जाता है। अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन, बेटा क्रैश कोर्स में पढ़ाया था नीव वालों को और तुम्हें दोबारा पढ़ा दे रहा हूं यूट्यूब वालों, अगर इन्फ्लेशनरी है मतलब महंगाई बढ़ रही है, पहले सामान 100 रुपए का था अभी 150 का है, अब 300 का आ रहा है, मतलब जैसे जैसे देख रहे हैं वैसे वैसे महंगाई बढ़ती जा रही है बाबू, बढ़ती जा रही है, ठीक है। पहले ये फर्स्ट लॉट आया, फिर ये सेकंड लॉट आया, फिर ये थर्ड लॉट आया। अब ये बताओ फीफो, अगर मैं फीफो फॉलो कर रहा हूं तो मेरा कौन सा सामान बिक गया होगा, बिकने की पूछ रहा है, तो हमने फीफो फॉलो करा होगा तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो हमने पहले ये वाला बेचा होगा, फिर ये वाला बेचा होगा, बचा महंगे वाला होगा, तो हमारा जो बिका होगा ना बाबू वो लो प्राइस वाला बिका होगा, ओ, और जो क्लोजिंग स्टॉक में बचा होगा बेटा वो हाई प्राइस वाला बचा होगा, क्योंकि लास्ट में महंगा सामान आया है, पहले सस्ता है, महंगाई बढ़ रही है तो पहले सस्ता है अब महंगा आ रहा है। तो बाबू क्या फीफो शो करेगा, लो नो 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 नॉट लिखा है, लोएस्ट वैल्यू शो करेगा बाबू, लोएस्ट वैल्यू शो करेगा, जबकि वो कह रहा है नहीं, ना ना ना, फॉल्स है भाई साहब, फॉल्स है मेरे बच्चों, फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है। चलो आगे चलो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अगर आप कर रहे हो और जो प्रोसीड आ रहा है इश्यू ऑफ न्यू शेयर करके या डिबेंचर, ना जी डिबेंचर तो नहीं चलता, कहता है रिडेम्पशन कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर के तो सेक्शन 55 आपको 2 ऑप्शन देता है, या तो रिजर्व का पैसा यूज कर सकते हो या नए शेयर इशू कर सकते हो, शेयर से पैसा लेके शेयर को वापस कर सकते हो, पर डिबेंचर नो नो बाबू नो, दैट इज फॉल्स। ओके जी ओके, आगे चलते हैं बाबू। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो है वो नॉट सिनोनिम्स टर्म्स हैं,
दे आर डिफरेंट फ्रॉम, एक दूसरा जैसा नहीं है। ऑफ कोर्स हम तो भर के डिफरेंस पढ़ते हैं बाबू, चैप्टर 1 में बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग 6 डिफरेंस हैं। क्या बोलोगे, सेम है? सेम होते तो डिफरेंस क्यों होते बाबू? बुक कीपिंग स्टार्टिंग प्राइमरी स्टेज है, जबकि अकाउंटिंग तो सेकेंडरी है। बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्ड बनाती है, अकाउंटिंग उसको समराइज करती है, उसको एनालाइज करती है, उसको बहुत सारा काम करती है। बिल्कुल डिफरेंट एंड ट्रू है भाई, ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। लेजर इज ऑल्सो नेजर प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, आई नो। सब्सिडरी बुक हमारी रिकॉर्डिंग में यूज होती है, और सब्सिडरी के बाद जो लेजर्स बनते हैं उन्हें प्रिंसिपल बुक्स बोलते हैं। ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है भाई, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। अच्छा था, रिवाइज करके जाना। जनवरी 25 का आरटीपी, बस बाबू बस खत्म होने वाला है, जल्दी बताओ। सितंबर 24 नॉमिनल अकाउंट बैलेंस नहीं होते हैं, बैलेंस नहीं होते हैं, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिपीट पॉइंट है। पर्सनल बैलेंस होते हैं, रियल बैलेंस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट पक्के पीएल में जाते हैं। फॉल्स है बाबू, फॉल्स है, ठीक है। हमने ओवरऑल मरम्मत कराई है, सेकंड हैंड मशीन खरीदी थी। बेटा कुछ भी खरीदो, चाहे नई खरीदो चाहे सेकंड हैंड खरीदो, मेरे लिए तो नई है। और नई मशीन पर अगर मरम्मत करा रहे हो तो बेटा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, रेवेन्यू नहीं। फॉल्स, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, जो की जाती है वो प्रूडेंस बेसिस पे की जाती है, बिल्कुल ट्रू है। हम फ्यूचर इनकम के बारे में नहीं सोचते, लेकिन अगर फ्यूचर में मार्केट वैल्यू गिर रही है तो उसको रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज यही है ट्रू, ट्रू जी ट्रू, बिल्कुल। कंजर्वेटिज्म बोलो या प्रूडेंस बोलो, वन ऑफ द सेम थिंग। रिपीट पॉइंट है बाबू, ये भी रिपीट है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा नहीं रिपीट नहीं है, कह रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो किसी भी एनपीओ का फॉलो करता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, गलत। कैश बेसिस फॉलो करता है भाई साहब, हमने बढ़ बढ़ के पढ़ा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूअल पे बनाया जाता है, पर रिसिप्ट एंड पेमेंट एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। फॉल्स है सर जी, फॉल्स है। लीगल एयर जो होते हैं, किसी भी पार्टनर की अगर डेथ हो गई है तो उनको बस कैपिटल मिलेगी। क्या बात कर रहे हो, 5 चीजें पढ़ी थी हमने। कैपिटल मिलेगी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस मिलेगा, बैलेंस शीट के अटपटी रिजर्व्स मिलेंगे, कोई प्रॉफिट में हिस्सा है वो मिलेगी, गुडविल मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगा, सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगी, सब मिलेगा बाबू। फॉल्स, फॉल्स है जी, फॉल्स है, ये भी फॉल्स है जी, ठीक है। बढ़िया, मक्खन डन, मजा आ रहा है, बोलना जल्दी से बेटा। अब बस आखिरी पीवाईक्यू है मेरे बच्चे, आजा जल्दी से। कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक जो अपीयर होता है ट्रायल बैलेंस में, डज नॉट एंटर्ड इन ट्रेडिंग प्री अकाउंट। अगर वो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, यस मेरे बच्चों बिल्कुल करेक्ट है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसका मतलब एक ट्रीटमेंट होगा, और एक ट्रीटमेंट मतलब एडजस्टमेंट हो चुकी है। ट्रेडिंग में जाने का मतलब एडजस्टमेंट हो चुकी है, ऑलरेडी परचेज से एडजस्टेड परचेज हो चुका होगा, सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा, सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। अगर अमाउंट हमने गलत रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दिया है, या हमने गलत साइड में लिख दिया है बाबू, कौन सी गलती है? एरर ऑफ कमीशन। मैथ्स कमजोर है, अमाउंट गलत लिख दिया, या अमाउंट गलत साइड में लिख दिया, बाबू तेरी मैथ्स कमजोर है। प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट बात सेम है सर जी। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, दिस इज फॉल्स, ठीक है, फॉल्स है। आगे चलो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओवरराइड कर सकते हैं स्टैट्यूट्स को, स्टैट्यूट्स मतलब लॉ, क्या लॉ को ओवरराइड कर सकते हैं? नहीं सर, सबसे पहले लॉ चलता है, फिर एएस चलते हैं, फिर गाइडेंस नोट चलते हैं, तो कभी भी एएस लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकते। इसी वजह से तो हमारा एएस 6 को डिलीट करना पड़ा, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 ने जो कानून बनाया उसके हिसाब से जो हमारा पुराना एएस 6 डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग बताता था वो गलत हो गई थी, वो सही नहीं थी, तो हमने एएस 6 को डिलीट करा और एएस 10 को रिवाइज करा कि भाई लॉ से बढ़ के थोड़ी ना है हम, तो लॉ को कभी भी हम ओवरराइड नहीं कर सकते, एएस लॉ हमें कर सकता है। दैट इज फॉल्स, हम नहीं कर सकते हैं बेटा। नॉट, ठीक है। प्रोमिसरी नोट जो है वो डिफरेंट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज से, बिकॉज जो अमाउंट पे करता है, अमाउंट इज पेड बाय द मेकर, जो बना रहा होता है वो पे करता है प्रोमिसरी केस में, इन द केस ऑफ फॉर्मल प्रोमिसरी नोट में, और बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टर कर रहा होता है। बिल्कुल ट्रू है बेटा, बिल्कुल ट्रू है। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में मैं बनाता हूं और जो एक्सेप्ट कर रहा होता है वो ड्रॉई होता है, उसे पे करना है पैसा। प्रॉमिसरी नोट में मैं ही प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको पैसा दे दूंगा, तो जो बना रहा होता है वही प्रॉमिस करता है कि मैं आपको दे दूंगा, दैट मींस बिल्कुल ट्रू है, इसलिए डिफरेंट है, बिल्कुल ट्रू है बेटा, अच्छे से पढ़ना है वाला पॉइंट। ऑल एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय मींस ऑफ जर्नल एंट्री, कह रहा है सारी गलतियां हमारी जर्नल एंट्री से ठीक हो जाती हैं। पॉइंट है नहीं सर, इसमें फॉल्स लिखोगे आप। कुछ एंट्रीज आपको जो वन साइडेड एरर होते हैं उन्हें आपको लेजर्स बना के भी ठीक करना पड़ता है अगर ट्रायल बैलेंस से पहले गलती हुई हो, ठीक है। चलो जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, ट्रू, बिल्कुल ट्रू है मेरे बच्चे, बिल्कुल ट्रू है। चलो भाई, अगर देखा जाए तो जी खत्म, यहीं पे बाबू खत्म, ठीक है।
और अब आ गया है थैंक यू। तो बेटा हमने सारे मतलब देखा जाए तो सारे आरटीपी खत्म, सारे के सारे हमने पीवाईक्यू खत्म, आपने सारे कर लिए मेरे साथ बैठ के, एक बार रिवाइज कर लिया बाबू। अब आपका काम है स्टडी मैट के जाके चैप्टर वाइज एक बार और पढ़ लो, बस खत्म। इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स की टेंशन छोड़ देना, मौज करो, एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। आज के लिए हम यही सेशन ऑन करेंगे। अच्छा लगाओ, इंपॉर्टेंट लगाओ, वर्दी लगाओ तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना और शेयर कर दो अपने दोस्तों में कि सर जी मजा आ गया, हमारा ट्रू एंड फॉल्स की टेंशन खत्म। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बेटा कल, हाँ भाई कल 11 बजे बाबू, कल 11 बजे कंप्लीट डे मैराथन पार्टनरशिप में, भूलना नहीं मेरे बच्चे, कल 11 बजे कंप्लीट डे मैराथन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।